दोस्तों हम लोगों ने बात किया था लास्ट लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्जांपल मतलब अपने रियल लाइफ का एग्जांपल भी लेके बताया था कि एक घर ये है, एक घर वो है, दोनों के मोहन एक लड़का है, मीरा एक लड़की है, दोनों के परिवार में अगर मोहन की शादी मीरा से हो जाती है तो कैसे रिलेशन बनता है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया था, फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, फंक्शन क्या होता है ये चीज़ बता दिया था। एक बार फिर से उसको रिमाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, एक सेट है ये भी रियल नंबर का सेट है और एक और सेट है आर, ये भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो हमने बताया था कि फंक्शन एक कनेक्टर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कराता है। जैसे इसमें एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड इस तरह से xn तक। ओके, और इसमें एलिमेंट है y1, y2, y3 एंड yn। सपोज इसका नाम है x और इसका नाम है y। ओके, तो हमारे पास एक कोई फंक्शन मतलब क्या, एक कनेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इसके एलिमेंट्स को क्या करे, यहाँ से कनेक्ट करा है या इसके एलिमेंट्स को इसमें मैप करा है। ठीक है, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को इसमें मैप करा है, इसके एलिमेंट्स को इसमें कनेक्ट करा है। तो चलिए एक हम कोई भी फंक्शन यहाँ पे f नाम का लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से मैप करा रहा है। यानी कि x1 पे अगर आप f लगाते हैं, इसके एक एलिमेंट पे अगर f लगाते हैं तो उसको कहाँ लेके जाता है, इसके किसी एलिमेंट के पास। यानी कि f(x1) इक्वल टू हो जाएगा y1। यानी कि ये जो x1 है, ये जो f फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, ये जो f फंक्शन है ये x1 को किससे मैप करा रहा है, y1 से मैप करा रहा है। ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1। देखिए अब इसको इधर वाला जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है, पूरा आपका डोमेन होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और इधर जिन जिन एलिमेंट से इनके डोमेन के एलिमेंट्स की मैपिंग होती है उन सारे एलिमेंट का कनेक्शन रेंज कहलाता है और ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। ये बातें हमने पीछे कर ली थी। ठीक है, तो देखिए x1 क्या है, ये डोमेन का एक एलिमेंट है, y1 क्या है, एक रेंज का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो ये बातें हो गई। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए बहुत से टाइप्स होते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में तो मैंने बता दिया आपको फंक्शन क्या होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो हमने, अब देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यानी कि f सच दैट f एक ऐसा फंक्शन है जो कहां से कहां मैपिंग करा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग करा रहा है। यानी कि इस रियल नंबर के सेट से इस रियल नंबर में मैपिंग करा रहा है। ठीक है, इफ f इज मैपिंग फ्रॉम R to R, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इफ f इज अ मैपिंग फ्रॉम R to R एंड डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर इसका कोई एलिमेंट x हो और उस पे हम f अगर लगाते हैं तो वो इसके किसी एलिमेंट पे उसको ला दे, और इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, हूबहू वही होना चाहिए, y बराबर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये जो r है, जैसे इस अब रियल नंबर आपने लिया, सपोज यहाँ पे 1 एक रियल नंबर है, तो ये 1 कहाँ, इस सेट के 1 से ही मैप करना चाहिए। यानी कि जो एलिमेंट यहाँ लिया वो, अब चूंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट इसमें भी होंगे। तो इसमें का जो एलिमेंट हमने लिया है उसी एलिमेंट से, इस सेट के उसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। दैट इज, अगर मान लीजिए आपने f(x1) लिया तो वो उसको किस पे मैप कराएगा, x1 पे कराएगा। x2 लिया तो किस पे कराएगा, x2 पे कराएगा। यानी कि जिस एलिमेंट पे आप वो फंक्शन ऑपरेट करते हैं वो उसके क्या करता है, उसी एलिमेंट पे उसकी इमेज फॉर्म करता है। यानी कि जो एलिमेंट लिया उसकी इमेज वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, xn लिया तो उसका एलिमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे xn मिल रहा है। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या, xn, तो xn किस पे मैप कर रहा है, xn पे। तो यानी कि अगर सेम एलिमेंट की मैपिंग सेम एलिमेंट पे हो रही है तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या हो जाता है, x। तो ये इस तरह से डिफाइंड होता है। अब दोस्तों ग्राफ की बात कर ले। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हम सारी बातें बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन रेंज क्या होगा, सब बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका ग्राफ क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये होता है आपका डोमेन। क्या होता है ये,
डोमेन, और ये होता है रेंज। ओके, रेंज इस पे वाई एक्सिस पे आती है। देखिए वाई में क्या आ रहा है, रेंज सारी वाई में आएंगी, और जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो किस पे आएंगे, एक्स पे। तो उसी चीज को हम यहाँ एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स पे क्या है, जितने एलिमेंट होंगे वो डोमेन के एलिमेंट होंगे, और इसमें इस वाई पे क्या होंगे, जितने एलिमेंट होंगे वो रेंज के एलिमेंट होंगे। आप देखिए, अब इस पे अगर x1 लेता है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी होंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 लिया तो किससे मैप करेगा, 1 पे मैप करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, और f ऑफ 1 क्या होता है, y1 होता है। f ऑफ 1 मतलब क्या, y1, इसके पहले एलिमेंट की मैपिंग क्या है 1, और ये क्या हो गया y1। ठीक है, तो देखिए अगर हमने x पे 1 लिया तो वो मैप किससे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। x अगर डोमेन पे हमने 2 लिया तो वो किससे मैप करेगा, इसके 2 से मैप करेगा। इसी तरह से अगर हमने 3 लिया तो किससे मैप करेगा, 3 से मैप करेगा। मतलब जो भी एलिमेंट हम इसमें ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसी से मैप कर रहा है, यानी कि हमको ये इस तरह से पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा, जो कि ग्राफ ड्रॉ करने पे इस तरह का होगा। देखिए थोड़ा सा मार्कर फिसल रहा है, इसलिए लाइन सीधी नहीं हो पा रही है। ठीक है, बट आप उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है वो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन का हमारा ग्राफ हो गया। ओके, तो चलिए ये हमारी बात हो गई। अब इसमें डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये देखते हैं कि x पे कहां तक जा सकता है और y पे कहां तक जा सकता है। जहां तक x पे जा पाएगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, और जहां तक y पे जा पाएगा वो इसका रेंज हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ ये जो बढ़ता जा रहा है ना, देखिए x की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा x पे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा इधर देखिए x पे बढ़ता आ रहा है, यानी कि ये पूरे x पे फैला हुआ है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, वो r हो जाता है। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो y पे देखिए ये बढ़ता जाएगा, y के अलावा जैसे जैसे ऊपर जाएगा y के अलावा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पूरे पॉजिटिव y पे फैला हुआ है, और इसी तरह जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे देखिए y पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे y के अलावा भी है, तो यानी कि प्लस y और माइनस y के अलावा है, यानी कि इसका जो रेंज हो गया वो भी क्या हो गया, r हो गया। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, दोनों r होता है। ओके, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा पहला आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आप इसको पॉज करके अपना लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दुनिया भर का देख के। ठीक है, चलिए ये हमारा ऐप है। ओके, अब दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमारा होगा कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन से कुछ नाम से आइडिया लग रहा है क्या हो सकता है। हाँ, देखिए कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी इधर एलिमेंट लेंगे वो इसके एक ही एलिमेंट में मैप करेगा। ठीक है, इधर का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो क्या करेगा, इसके एक ही एलिमेंट में मैप करेगा। चाहे x1 को उठा लीजिए, चाहे x2 को, x3 को, मान लीजिए यहाँ पे y3 एक एलिमेंट है। ठीक है, ये सब के सब कहाँ मैप कर रहे हैं, y3 पे। तो ऐसा अगर कोई फंक्शन है जो इसके सारे एलिमेंट को इसके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्या कर रहा है, मैप करा रहा है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट की इमेज क्या है, एक ही बन रही है, तो ऐसा आपका जो मैपिंग होगा, ऐसा जो कनेक्टर होगा f, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, f सच दैट r to r डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड होगा ये, डिफाइंड एज fx इक्वल टू c। c मतलब क्या, c मतलब क्या है, यहाँ का कोई एक एलिमेंट। ठीक है, सपोज कि y3 इक्वल टू क्या है, ये y3 इक्वल टू क्या है, c है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट इसके इसी पे मैप कर रहे हैं, तो fx इक्वल टू क्या होगा, c होगा। अब यहाँ पे देखिए fx1 लेंगे तो भी c, fx2 लिया तो भी c, fxn लिया तो भी c, सबका क्या है कि ये c पे ही मिल रहा है। अब इसको हम ग्राफ से थोड़ा आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ओके, तो हमने बताया था ये क्या होता है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, ये रेंज होता है। ओके, चलिए अब डोमेन के हम अलग अलग एलिमेंट लेंगे। ठीक है, डोमेन का हमने एक एलिमेंट लिया x, वो किस पे मैप कर रहा है, c पे मैप कर रहा है। हमने डोमेन का दूसरा एलिमेंट लिया, वो भी c पे मैप कर रहा है। तीसरा एलिमेंट लिया, वो भी c पे मैप कर रहा है। यानी कि इस y पे हमको और कहीं चलना ही नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट हमको मिल रहा है। ठीक है,
एक्स के सारे पॉइंट्स के लिए वाई का एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा ग्राफ होगा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिया तब भी यहीं आया, दूसरा लिया तब भी यहीं आया, तीसरा लिया तब भी यहीं आया, चौथा लिया तब भी यहीं आया। ठीक है, तो एक्स के यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जो रेंज की हमारी जो रेंज को डोमेन है उसके एक ही पॉइंट पे सबका मैप मिलता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका ग्राफ इस तरह से होगा। अब चलिए इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो डोमेन रेंज की अगर हमको बात करनी है तो देखिए डोमेन का मतलब क्या हुआ, हमने आपको क्या बोला था, एक्स एक्सिस के सारे एलिमेंट डोमेन और वाई एक्सिस के एलिमेंट रेंज। इसके सारे एलिमेंट डोमेन में आएंगे, मतलब ये डोमेन है तो इसके सारे एलिमेंट, और ये रेंज है मतलब ये को डोमेन है तो इसके एलिमेंट रेंज होंगे। अब देखिए तो इसके सारे एलिमेंट को लेते हैं, x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, ऐसे xn ले लिया। ठीक है, तो वो सब किस पे मैप कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट पे, यानी कि खाली सी पे मैप कर रहे हैं। यहाँ बहुत से एलिमेंट हैं लेकिन मैप किस पे कर रहे हैं, खाली सी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन तो ये क्या है, ये ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक्सपेंड कर गया है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। बट अब रेंज की बात करें तो रेंज देखिए सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास है, यानी कि आर में से देखिए आपको जो रेंज होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा सी। इसका रेंज क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट सी, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस पे और कहीं ये ग्राफ जा ही नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे टिका हुआ है, इसलिए वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और हमने आइडेंटिटी में क्या बताया था, पूरा वाई एक्सिस के अलावा वो रन कर रहा था, तो उसका रेंज क्या हो गया था, पूरा वाई एक्सिस यानी कि रियल नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा फंक्शन जो हमारा होता है वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एफ सच दैट आर टू आर, और डिफाइंड किस तरह से होता है, डिफाइंड वो इस तरह से होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू पावर ए नॉट एक्स टू पावर एन, ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन और ए टू एक्स टू पावर एन माइनस टू, इस तरह से डॉट 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 प्लस लास्ट में आपका होगा ए एन, यानी कि एक्स की पावर क्या होगी, घटती जा रही है और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कोई आपका फंक्शन डिफाइन है तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। और जहाँ पे ये आपका ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या है, फॉर ऑल ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये किस में बिलोंग करते हैं, ये आर से आते हैं, यानी कि ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखिए ये a1 a2 a0 क्या है, ये भी रियल नंबर्स के एलिमेंट है, और x1 x2 x3 क्या है, ये भी। तो मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है जो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए अगले फंक्शन की बात करें तो अगला होता है रेशनल फंक्शन। ठीक है, क्या होता है अगला, रेशनल फंक्शन। सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा फंक्शन अगर हम बात करें, तीसरा हो गया था हमारा क्या, तीसरा हो गया था पॉलिनोमियल फंक्शन, चौथा हमारा होगा रेशनल फंक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं रेशनल फंक्शन। ओके, तो रेशनल फंक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप का है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का, किस टाइप का है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का, अगर एच एक्स कोई एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू वन अपॉन एक्स, अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो वो फंक्शन कहलाता है रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे x को हम जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो x को जब जीरो नहीं ले सकते तो यहाँ जीरो के बाद ही कोई नंबर लेंगे, सपोज यहाँ से कोई नंबर लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ठीक है, तो x से जब हम कोई बहुत छोटा नंबर लेंगे तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, क्योंकि x को हमने क्या करना है, जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेशनल फंक्शन का ग्राफ। अब इसके डोमेन रेंज की बात करें तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिस जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है वो इसका रेंज हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो देखते हैं कहाँ तक, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हर जगह रन कर रहा है जीरो को छोड़ के, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो।
ठीक है। इसी तरह अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे देखिए हर जगह पे एक्सपेंड किया है, बस किस पे छोड़ के, जीरो को छोड़ के, यानी कि r माइनस जीरो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, हाँ, तो ये हमारा हो गया रेशनल फंक्शन। चलिए ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, इसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन के हम x को जीरो नहीं ले सकते ना, तो डोमेन जो इसका होगा वो क्या होगा, वो r माइनस जीरो होगा। ठीक है, रेंज तो इसकी कुछ भी हो सकती है, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोमेन में प्रॉब्लम है। डोमेन में प्रॉब्लम क्या है, डोमेन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने इस डोमेन वाइज रियल नंबर का सेट है तो जीरो भी तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर जीरो को हमने ले लिया तो फिर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम डोमेन लेंगे उसमें से क्या लेंगे, वो जीरो को निकाल के, यानी कि r माइनस जीरो लेंगे, और रेंज तो r ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डोमेन हो गया r माइनस जीरो और रेंज भी हो गया क्या, r माइनस जीरो। ठीक है, तो ये रेंज नहीं है, ये तो कोडोमेन है ना, तो कोडोमेन तो r ले ही सकते हैं, रेंज जो इसकी मिलेगी वो r माइनस जीरो मिलेगी इसमें। ठीक है, तो यानी कि इसमें जीरो नहीं है तो वो जीरो से मैप भी नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो अब हमारी बात हो गई रेशनल फंक्शन की। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। क्या पांचवा जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन बड़ा आप लोग अक्सर यूज भी होता है, इस तरह से आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है f सच दैट r टू r डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y क्या होता है, fx ही होता है, fx ही होता है ना, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, अब ये डिफाइंड इस तरह से होता है, देखिए fx जो होगा वो क्या होगा कि fx माइनस एक्स होगा जब हम x को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और fx प्लस एक्स होगा जब हम इसको क्या लेंगे, fx प्लस एक्स होगा जब हम इसको क्या लेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लेंगे। ये मॉड इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या होता है कैसे। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा गया, ठीक है, तो देखिए x अगर कोई नेगेटिव नंबर आप लेते हैं, x अगर सपोज कि y इक्वल टू, सपोज इफ x इक्वल टू वी हैव टेकन x इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ -2। और यहाँ से फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि अगर हमने x कोई नेगेटिव नंबर लिया है तो क्या वैल्यू देगा, -x की वैल्यू देगा। तो माइनस और x हमने पहले से लिया क्या था, -2। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ओके, और पॉजिटिव में तो कोई झंझट ही नहीं है, पॉजिटिव में तो अगर आपने 2 लिया है तो ये क्या होगा, x अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो x ही आएगा, यानी कि 2 ही आएगा। यानी कि क्या होगा, ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि मॉड इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं कैसा ग्राफ बनता है इसका, और डोमेन रेंज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। तो भाई देखिए इसमें जो y था वो कभी नेगेटिव हो नहीं रहा था, नहीं हो रहा था ना, तो नेगेटिव होगा नहीं, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की जब हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे तो हमको इस तरह से मिलेगा, और जब x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी y, जैसे x अगर -1 लिया ना तो भी y क्या मिल रहा था, 1 ही मिल रहा था, और x को अगर 1 लिया तो भी y क्या मिल रहा था, 1 ही मिल रहा था। ठीक है, इसी तरह x को -2 लिया तो y क्या मिलेगा, हमारा 2 मिलेगा। ठीक है, और y को और +2 लिया तो भी 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बन जाएगा। ये होता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। ओके, अब डोमेन रेंज की बात करें तो हमने क्या बोला था कि x एक्सिस पे जहां तक एक्सपेंड करेगा वो उसका डोमेन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, आप देख के बताइए, डोमेन इसका r हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेंड कर रहा है। और जो इसका रेंज होगा वो बताइए क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं y एक्सिस पे कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, यानी कि r+ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ x का, यानी कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, क्या बात करेंगे, सिग्नम फंक्शन की। चलिए या तो फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है,
अगले कुछ जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी वगैरह में इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है, मॉडल्स फंक्शन का यूज हो गया। तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। पहले तो आप समझोगे तब तो ये फंक्शन है क्या, ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो ये सारी बातें जब आप समझोगे तभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन बनाने में कोई झंझट नहीं होगी, क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे क्या चीज़ है, कौन सा फंक्शन कैसे डिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ठीक है। उसको पहचानेंगे कैसे, उसका डोमेन रेंज फिर अपने आप आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस टॉपिक पे अक्सर आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, डोमेन रेंज निकालने का बनता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो ना कि फंक्शन आपका कैसा बन रहा है। टाइप ऑफ फंक्शन समझ लोगे, टाइप ऑफ फंक्शन समझ लोगे तो ये जान लोगे कि कौन सा फंक्शन बन रहा है और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, क्या उसका डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। मतलब कि अगर आप कॉन्सेप्ट को सही समझे हो तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलो यहीं पे इसको रोकते हैं फिर, ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।